जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूपीपीएससी मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो समान हिंदी की सीरीज चल रही है उसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि आज के हम लोग अपनी क्लास में मुहावरे और कहावतों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि 15-20 मिनट के सेशन में जो 15-20 मिनट की पूरी क्लास होगी वहां पर मैं आप लोगों को कम समय में इस पूरे टॉपिक को कवर करना समझा दूं। ठीक है, उससे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो परीक्षा में इस टॉपिक से 30 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, 10 मुहावरे या लोकोक्तियां दी हुई होती, कहावतें दी हुई थी, जिनका आप लोगों को अर्थ बताना होता है प्लस उनका वाक्य प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को दो चीजों पर ध्यान देना होगा दोस्तों, अर्थ और वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग तो आप लोग वहां पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को अर्थ पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी क्लास में मुहावरे और कहावतों को देखेंगे, इनके कुछ अर्थों को देखने का प्रयास करेंगे, और उससे पहले मैं मुहावरे और कहावतों में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों वास्तव में किस चिड़िया का नाम है, वो मैं आप लोगों को यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए यहां पर जैसा कि पहले लिखा हुआ, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि मुहावरा उन वाक्यों अथवा वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य वाच्यार्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण ही अर्थ जताते हैं। ठीक है, कुछ अलग अर्थ बता रहे होते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ कि पेट में चूहे कूदना। हम सब इस कथन का प्रयोग अपने घर में जरूर करते हैं कि अरे मेरे पेट में तो बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, हालांकि वास्तविक अर्थ में इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, आपके पेट में चूहा नहीं कूद सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इस वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, और जिसको अर्थ समझना होता है वह पूरा अर्थ इसका समझ जाता है। ठीक है, जैसे पेट में चूहे कूदना। अब देखिए अगला लिखा है कि ईंट से ईंट बजाना। ठीक है, नाको चने चबाना। ठीक है, तो आप नाक से अपने चने तो चबा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसका वास्तविक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन जो उसका अर्थ समझना होता है, जिसको समझना रहता है, जिसको आप कह रहे होते हैं, वो उसका अर्थ समझ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मुहावरे। ठीक है, और मुहावरे और कहावतों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, अगर मैं वो आपको यहां पर दिखाऊं तो यहां पर एक ये दिया है। देखिए मुहावरे और कहावतों में डिफरेंस क्या हुआ है, और ये यूपीपीएससी में, यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ दोस्तों, वहां पे 2000 में 2002 2009 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, बीपीएससी के वीडियो के एग्जाम में भी यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मुहावरे और कहावत, इसमें एक बार डिफरेंस देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मुहावरा और कहावत में अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये एक बार तो कम से कम रीडिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जब आएगा तो आप लोगों को ऐसे चार्ट बना करके, मतलब टेबल फॉर्मेट में आप लोगों को मुहावरा और कहावत में अंतर को बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब मुहावरा दिया दोस्तों कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, अर्थात किसी वाक्य का एक छोटा हिस्सा होता है वाक्यांश। ठीक है, तो मुहावरा एक वाक्यांश होता है, इसका पूरा स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुहावरे में जो उद्देश्य होते हैं वो विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता है। ठीक है, उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता है, अतः अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि उल्टी गंगा बहना। ठीक है, ये एक वाक्य का हिस्सा है, वाक्यांश है ये। ठीक है, नाको चने चबाना एक वाक्यांश है, पेट में चूहे कूदना एक वाक्यांश है, यह स्वयं में एक पूरा वाक्य नहीं है। लेकिन जैसे कि कहावत एक पूरा वाक्य होता है, जैसे कि अब पछताए क्या होवत है जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो ये अपने में पूरा अर्थ को समा रहा है। ठीक है, तो कहावत और मुहावरे में यह डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी को ये बात बोल दी है कि अब तो लेट हो चुका, अब फायदा क्या है कुछ काम करने का, तो आप ये बात बोल सकते हैं उसकी जगह पर कि अब पछताए क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, अगला चीज दोस्तों कि कहावत में उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान होता है, इसलिए अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने भी आपको यहां पर समझाया। ठीक है, लिखा है कि मुहावरा जो होता है वो फल से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, उल्टी गंगा बहना कोई फल के संदर्भ में नहीं है। ठीक है, नाको चने चबाना कोई फल नहीं है, लेकिन अब पछताए क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत, ये एक फल को संदर्भ करता है कि अब तो समय बीत चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मुहावरे के अर्थ की दृष्टि से, मुहावरे को अर्थ की दृष्टि से माध्यम की तलाश रहती है। ठीक है, किसके माध्यम से, यहां पर आप तुलना करते हुए किस वाक्य में इसका प्रयोग करते हुए आप बता रहे हैं, उसकी आवश्यकता होती है। कहावत में ऐसा कुछ होता नहीं है। मुहावरे का जो कार्य होता है वो चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को स्थापित करना होता है। ठीक है, ये आप देखेंगे दोस्तों, जब भी आप किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य की जो सुंदरता होती है वो अपने आप बढ़ जाती है, वाक्य अपने आप एक अच्छी भाषा लगने लगता है। ठीक है, कहावत का कार्य कथन के खंडन मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करने का
होता है। ठीक है, आपने कोई कथन बोला, उसकी जगह पर आप ये बात बोल रहे हैं कि अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो किसी बात का आप खंडन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात होती है यहाँ पर। यहां पर एक बात लिखा हुआ है दोस्तों कि मुहावरा लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होता है और कहावत का प्रयोग प्राय अनुक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। ठीक है, कहावत में प्राय ऐसा कुछ नहीं होता, मुहावरे के अंत में बहुधा ना आता। जब भी आप मुहावरा देखेंगे तो उसके अंत में जनरली ना आता है, जैसे कि खाक छानना, आग फड़काना, गाल बजाना और खिचड़ी पकाना। ठीक है, ये हो गया आपका मुहावरा और कहावत। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज किया है, मैं आपको समझा देता हूँ, लाक्षणिक और यहाँ पर व्यंजना। ठीक है, देखिए जो शब्द शक्ति होती है ना, अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होंगे तो शब्द शक्ति में 3 चीजें आप लोग पढ़ते हैं वहां पर। एक होती है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है, ये होता है क्या, अगर मैं आपको सिंपल अर्थों में समझाऊं। अभिधा मतलब यह होता है कि कोई बात को एकदम सिंपल सटीक तौर पर कहना, जैसे कि अभी यह क्लास चल रही है, ये अभिधा हो गया। ठीक है, कि भाई जो चीजें वास्तव में हो रही है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अभी दोपहर का समय है, ये अभिधा हो गया। ठीक है, लक्षणा क्या होती है, लक्षणा मतलब कि मुहावरा एक तरीके से। ठीक है, या फिर असंभव प्रतीत होने वाला कोई कार्य, लेकिन जो उसका वास्तविक अर्थ है वो असंभव प्रतीत होता है, लेकिन उसका जो दूसरा अर्थ है वो व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं लक्षणा। ठीक है, जैसे कि पेट में चूहे कूदना असंभव प्रतीत होता कार्य है, लेकिन उसका जो अपना अर्थ है वो वहां पर समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये होती है लक्षणा। ठीक है ना, तो ये अभिधा और लक्षणा का कॉन्सेप्ट होता है। जो मुहावरे होते हैं वो लाक्षणिक अर्थ को अपने अंदर समाहित किए होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने दोनों का जो आपको डिफरेंस था वो यहां पर आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, यहां पर देखिए इसके एक तुलना भी की हुई है। ठीक है, हालांकि इस पर कोई प्रश्न आया नहीं है, समानता पर प्रश्न आया नहीं है, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा है कि दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। ठीक है, दोनों का ही अभिधात्मक या साधारण अर्थ अधिक महत्व नहीं रखता। ठीक है, जैसे पेट में चूहे कूदना, तो इसका वास्तविक जो अर्थ है, जो साधारण अर्थ है, वो कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन जब ये वाक्य प्रयोग होते हैं तब इसका एक बड़ा अर्थ निकल करके आता है। ठीक है, दोनों ही विलक्षण अर्थों का प्रकट करते हैं, दोनों ही भाषा शैली को सरस और प्रभावशाली बनाते हैं, दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस पूरे, ठीक है, जो भी मुहावरे में कोई शब्द प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उसकी जगह पर आप कोई दूसरा शब्द उसका पर्यायवाची तौर पर वहां पे प्रयोग करके नहीं कर सकते। उससे कारण होते हैं। कारण ये होता है कि कोई मुहावरा होता है तो उसमें उसकी जो स्वर की बैंडिंग होती है ना, ठीक है, जो ट्यूनिंग होती है आपस में स्वरों की, वो भी बैलेंस्ड होती है। तो वहां पर आप उस पर्यायवाची के तौर पर कोई अन्य शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि दोनों का प्रयोग किसी अन्य और भिन्न अर्थ में नहीं किया जा सकता है। जो अर्थ यहाँ पर बताया गया है वही अर्थ में प्रयोग करना होता है। दोनों की सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है, प्रयोग से पहले इनका कोई अपने में कोई खास अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको दोस्तों मुहावरे और कहावत या लोकोक्ति में जो तुलना होती है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। दोनों में डिफरेंस मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी जो प्रॉपर पीडीएफ है मैं आप लोगों को जो हमारा चैनल यूपीएससी हिंदी का वहां पर भेज रहा हूं। ठीक है, मैंने अभी दो पीडीएफ भेजा हुआ है, एक पत्र लेखन का और एक आपको मैंने भेजा वाक्यांशों के लिए एक शब्द का। ठीक है, तो वो दोनों पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप लोग खुद से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। मैं इसकी भी पीडीएफ आप लोग को जब ये क्लास समाप्त होगी उसके बाद मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर कुछ मुहावरों का स्टार्ट किया बताना कि कौन कौन से मुहावरे होते हैं, उसका क्या अर्थ होता है और कैसे वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं इस सेक्शन पर आने से पहले, ठीक है ना, मैं इस बुक को पढ़ाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और वहां से हम लोग अपना जो कंटेंट लेते हुए, पैटर्न को समझते हुए फिर हम लोग इस बुक पर फोकस देंगे। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मुहावरे को बताऊं, क्योंकि करीब 500-700 मुहावरे प्रचलन में होते हैं, बुक में भी 500-700 मुहावरे दिए हुए हैं, तो उनको पूरा एक साथ बता पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को मुहावरे लोकोक्तियां बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं स्टार्ट कर लेता हूं प्रीवियस ईयर से। देखिए ये रहा दोस्तों, ये 2020 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, और यहां पर आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अंतिम प्रश्न ये होता है जनरली कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। ठीक है, एक पार्ट ये है कि आपको यहाँ पर इसका अर्थ बताना है, दूसरा पार्ट है कि उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये 2 पार्ट है, 2 सेक्शन है इस क्वेश्चन के, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। 30 नंबर का ये प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो ये 30 नंबर आपके श्योर हो जाएंगे अगर आपको उन 10 मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ पता होगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, सामान्य हिंदी 150 में से मैक्सिमम नंबर अचीव करने का, स्कोर करने का एक जरिया है। अगर आप लोग यहाँ पर जितना नंबर स्कोर करेंगे तो बाकी GS 1, 2, 3, 4 में जो आप स्कोर करेंगे उसको यहाँ पर ये इंप्रूव करके आपका रैंकिंग को इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, ये बता लो, ध्यान रखिएगा।
देखिए यहाँ पर 10 मुहावरे दिए हुए हैं, 10 मुहावरे या लोकोक्तियाँ दी हुई है। पहला है कि 8-8 आंसू बहाना, कागज की नाव, चादर से बाहर पैर फैलाना। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं और फिर उसको हम लोग एक बार अर्थ समझते हुए वाक्य प्रयोग करते चलेंगे। ठीक है, पहला कि 8-8 आंसू बहाना। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको मैं समझाऊं फिर से, तो इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। कोई व्यक्ति गिन करके 8 आंसू बहाए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर एक बार वो जब टंकी चालू होती है तो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, ये ऐसा सोर्स ऑफ वाटर है कि कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो 8-8 आंसू बहाना कोई वास्तविक अर्थ को नहीं रखता, लेकिन इसकी एक अपने में लक्षणा है, इसकी अपनी एक अर्थ है जो सामने वालों को तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि पछतावे के साथ रोना, जैसे कि मानिए जब प्रीलिम्स का एग्जाम बीत चुका, अब आपने पढ़ाई की नहीं पढ़ाई की इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पछतावा काम हो गया। ठीक है, तो वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं कि परीक्षा में फेल होने के बाद रमेश 8-8 आंसू रो रहा था, बजाय इसके कि वह अभी भी अपनी कमियों पर काम करता है। ठीक है, तो पछतावा कर रहा है वो, ना कि इंप्रूवमेंट के कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उसका आपने यहां पर वाक्य प्रयोग किया। ठीक है, वाक्य प्रयोग के संदर्भ में मेरी जो समझ है मैं वो आपको यहां समझाना चाहूंगा कि देखिए मैंने आपको पहले बताया कि 10th 12th के एग्जाम में भी वाक्य प्रयोग करने को आता है मुहावरों का। ठीक है, वहां पर जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं और ये जो इस एग्जाम में जो हम वाक्य प्रयोग करेंगे उसमें थोड़ा सा तो अंतर होना चाहिए। ठीक है, वो अंतर कैसे आएगा? जो आप अपना वाक्य लिखिए वो पूरा विस्तृत वाक्य लिखिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य पर आप लोग प्रयास कर सकते हैं लिखने का। वाक्य का जो अर्थ हो थोड़ा सा लंबा हो। ठीक है, तब समझ में आता है कि हाँ आपने वास्तव में इसका वाक्य प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अगर जैसे कि मानिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि 8-8 आंसू बहाने का अगर मैं सिंपल वाक्य प्रयोग करता तो करता कि कभी भी व्यक्ति को 8-8 आंसू नहीं बहाने चाहिए। ठीक है, इसका कोई वास्तव में अर्थ नहीं निकला, वाक्य प्रयोग तो मैंने कर दिया, लेकिन ये एक अधूरा वाक्य है। ठीक है, तो पूरा वाक्य लिखने के लिए आपको थोड़ा सा विस्तृत वाक्य लिखना पड़ेगा, इस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है कागज की नाव। कागज की नाव क्या होता है? तो एक गाना है ना, कागज की नाव नहीं है, कुछ भी एक गाना है, पढ़िएगा आप लोग उसको, मतलब बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कागज की नाव का तात्पर्य यह है ना कि एक ऐसी नाव जो वास्तविक तौर पर नदी पर या फिर पानी पर नहीं तैर सकती है, क्योंकि ये कागज की नाव, इस पर आप अगर सामान रखोगे तो ये डूब जाएगी। ठीक है, तो न टिकने वाली वस्तु, ऐसी वस्तु जो किसी जगह पर टिक न सके, उसको हम लोग कहते हैं कागज की नाव। जैसे कि यहां पर दिया हुआ कि कागज की नाव से गंगा नहीं पार होती है। रमेश ने महेश से यह बात तब कही जब रमेश विद्यालय शिक्षा पर आश्रित न रह करके कोचिंग और ट्यूशन के लिए इधर उधर भटक रहा था। ठीक है, तो अगर कोई विद्यालय शिक्षा लेने के बजाय कोचिंग और ट्यूशन पर डिपेंड हो जाए तो वो क्या होता है, वो कागज की नाव के सहारे से आप गंगा पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर कागज की नाव का अर्थ। और आप यहाँ पर वाक्य प्रयोग देख रहे होंगे दोस्तों, कितना जटिल वाक्य प्रयोग किया गया है। तो आपको ऐसा ही प्रयास करना है। 30 नंबर इतना आसानी से तो एग्जामिनर नहीं देगा आपको। उस 30 नंबर को पाने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने हक के लिए मांग करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो मांग कैसे होगी? जब अपना वाक्य प्रयोग जो आप करेंगे वो वास्तव में थोड़ा सा अच्छा वाक्य प्रयोग होगा। ठीक है, आगे की चादर से बाहर पैर फैलाना। ठीक है, चादर से बाहर पैर फैलाने का अर्थ क्या होता है कि आय से अधिक खर्चा करना या फिर क्षमता से अधिक का प्रयास करना। ठीक है, जैसे कि मानिए मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया हुआ था कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दावत में जब तुम्हारी क्षमता 200 लोगों को बुलाने की थी तब तुमने 600 लोगों को खिलाया और अब पैसे की तंगी पर रो रहे हो। चादर से बाहर पैर करोगे तो ऐसा ही होगा। जनरली जो हमारे इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में जो समस्या होती है शादी ब्याह में, वो होती है कि हमारी सीमित क्षमता होती है, लेकिन हम लोन लेकर के, कर्ज लेकर के शादी ब्याह में खर्चा करते हैं। ठीक है, तो वो जो खर्च करने की प्रवृत्ति है वो चादर से बाहर पैर फैलाने की प्रवृत्ति को डिनोट करता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है टोपी उछालना। टोपी उछालना का वास्तविक अर्थ नहीं है, लेकिन इसकी एक लक्षणा अर्थ है। ठीक है, टोपी व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है, अपनी इज्जत के तौर पर मानता है। तो टोपी उछालने का मतलब यह हो गया कि उसका निरादर करने की बात। ठीक है, जब पिता ने अपना पेट काटकर अपने पुत्र को पढ़ाया, आज उसी पुत्र ने अपने पिता की टोपी उछाल दी है जब पुत्र ने पिता की बात को भरे समाज में अनसुना कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका निरादर करने का, टोपी उछालने का एक अर्थ। ठीक है, आप इसी को शादी ब्याह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि शादी के समय जो है लड़के वालों ने लड़की वालों के टोपी उछाल दिया। ठीक है, ऐसा कुछ वाक्य प्रयोग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रयास करना ये आप लोगों को कि इन सभी मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थों को एक बार कम से कम पढ़ना है। वाक्य प्रयोग आप भले ना पढ़ पाए पूरा, लेकिन अर्थ को जरूर पढ़िएगा। क्या पता वही अर्थ यहाँ पर आप लोगों से दोबारा पूछ दे एग्जाम में। ठीक है, कई बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, कई क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा और
100-150 जो मैं मुहावरे अलग से आप लोगों को बताऊंगा, उनको आप लोग वीडियो क्लास में समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ कि मिट्टी खराब करना अर्थात दुर्दशा करना, ठीक है। तो देखिए मिट्टी खराब करने का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि अपने भार वर्ग से नीचे के भार वर्ग के पहलवान से हार कर रामू ने अपनी मिट्टी खराब कर ली। जैसे कि एक बात समझिएगा आप, कोई एक पहलवान है जो 80 किलो वेट में लड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर वो 40 किलो वेट वर्ग वाले पहलवान से हार जाए तो वो अपनी दुर्दशा करा लिया, ठीक है, अपनी बेइज्जती करा लिया, मिट्टी खराब कर रहा है अपनी, ठीक है। वो बात आप यहाँ पर समझिएगा। अगला है रंगा सियार होना, ठीक है। रंगा सियार होना मतलब होता है कपटी व्यक्ति, ठीक है। आप सभी के इर्द गिर्द एक दो लोग ऐसे होते हैं जो कपटी टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग कहते हैं रंगा सियार होना, ठीक है। कि राजनीति में सभी रंगे सियार है, कोई सच्चा मिल जाए तो जनता के भाग्य खुल जाए। यहां पर देखिए इसका वाक्य प्रयोग ऐसे किया गया है, ठीक है। का बरखा जब कृषि सुखाने, अब ये वही बात हो गई कि अपस्ताय क्या हुआ था जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो का बरसा जब कृषि सुखाने का मुहावरा एक लोकोक्ति है, ये कहावत है जो कि हमारे समाज में प्रयुक्त होता रहता है। तो समय बीत जाने के बाद सहायता जो होती है वो अर्थहीन होती है। अब इसका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपने अर्थों में। वैसे दिया है कंगाली में आटा गीला होना, ठीक है। कंगाली में आटा गीला मतलब कि आप पहले से आपके साथ कोई समस्या चल रही है और अचानक से आप पर जो है और कोई समस्या लद गई, तो कंगाली में आपका आटा गीला हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्जाम नजदीक था, आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, ऊपर से आपके घर में कोई फंक्शन पड़ गई या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो ये कंगाली में आटा गीला होने वाली कंडीशन हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगला दिया है कि नेकी कर कुएं में डाल, ठीक है। मैं वाक्य प्रयोग अब नहीं बता रहा हूं क्योंकि वाक्य प्रयोग आप लोगों को स्वयं से करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति अपना वाक्य प्रयोग करे, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर कुएं में डाल का मतलब क्या हुआ कि इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं कि आपने कोई नेकी किया और आप किसी वृद्ध व्यक्ति की सहायता करते हुए रोड क्रॉस करा रहे हैं और फिर उस वृद्ध व्यक्ति को उठा करके कुएं में आपने डाल दिया, इसका यह अर्थ नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल का अर्थ यह है कि भलाई करके भूल जाना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पर, ठीक है, या फिर जनरली जो राजनेता होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, वो लोग किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं छोटी सी भी, तो उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर फोटो बना करके हर जगह शेयर करते हैं, ठीक है, और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पर जब प्रवासी मजदूरों की सहायता की जा रही थी तो एक किसी व्यक्ति को एक बिस्कुट का पैकेट देने के लिए 20 लोग जैसे हाथ जोड़कर खड़े थे कि मैं आपको दे रहा हूं। तो ये जो प्रवृत्ति है इसको हटाते हुए नेकी कर कुएं में डाल की आदत सब में होनी चाहिए। अगर आप किसी का भलाई कर रहे हो तो उसको भूल जाइए। मतलब देखिए, भलाई वही होती है जब आपने की और आपको याद भी नहीं कि आपने भलाई की है किसी की, ठीक है, वो वास्तव में नेकी कर कुएं में डाल का एग्जाम्पल होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ठीक है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मतलब क्या हुआ कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत है। आपने देखा होगा कि जब किसी मानिए कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, और उस क्रिकेट मैच में बैट्समैन मानिए कोहली बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कोहली में कोई बॉल मिस कर दिया अगर, तो आपके बगल में जो वीडियो देख रहा हो, जो मैच देख रहा हो, वो क्या कमेंट करता है, अरे यार थोड़ा सा आगे बढ़ के मारा था तो आता ही नहीं खेलने, थोड़ा सा आगे बढ़ के मारा था तो अभी छक्का जा रहा था, ठीक है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत है, लेकिन वहां पर मैच कौन खेल रहा है, तो विराट कोहली मैच खेल रहा है, उसने मेहनत करके वहां पर पहुंचा है, ना कि वो जो व्यक्ति आपके बगल में बैठ करके कमेंट्री कर रहा है वो। तो ये होता है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का एक एग्जाम्पल। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही आपको आगे बढ़ूं, प्रीवियस ईयर के हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को देखें तो 2019 में देखिए 2019 का ये पेपर है और यहां पर कुछ क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। जैसे देखिए, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करिए, ठीक है। जैसे कि पहला है यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। यथा राजा तथा प्रजा मतलब ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है, ठीक है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला अर्थात अल्प मूल्य की वस्तु की रक्षा के लिए अधिक जतन करना या अल्प मूल्य की वस्तु के रक्षोपाय में अधिक व्यय करना, ठीक है। जैसे कि समझिएगा कि मानिए किसी आपके पास कोई ऐसा सामान है जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, लेकिन उस वस्तु की रक्षा के लिए आपने खूब बड़ा सा ताला, कुछ बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर को फॉलो किया हुआ है, तो वो यही एग्जाम्पल हो कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला वहां पर लगाया गया है, ठीक है। ये बात आप समझिएगा। इसको मैं अगर थोड़ा सा और एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास करूं, मानिए आपके पास कोई टूटी फूटी साइकिल है, ठीक है, और उस साइकिल की रक्षा के लिए आपने प्रॉपर गोदरेज का ताला लिया हुआ है आपने, ठीक है। साइकिल की जो वास्तविक कीमत है वो है 500 रुपये में भी वो साइकिल ना बिके, ठीक है, लेकिन आपने उस साइकिल की रक्षा के लिए 2000 का ताला खरीदे थे गोदरेज से, वो लगाया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल वही होता है, ठीक है, कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला।
ठीक है। अब देखिए लिखा है आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो अब इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं हुआ कि आप रोड पर जाइए और किसी बैल को बुलाइए, अरे आओ मुझे मारो मारो, ये नहीं। आ बैल मुझे मार का मतलब यह है कि समस्या को स्वतः आमंत्रित करना। जैसे कि कोविड के टाइम पर बिना मास्क लगाए, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है पूरे देश में, ठीक है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या हुआ कि जितने भी न्यू ईयर और क्रिसमस के फेस्टिवल्स उनको कैंसिल कर दिया गया। यूपी में और बहुत सारे राज्यों में क्या किया है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आ बैल मुझे मार का मतलब यह हुआ कि कोविड के टाइम पे बिना मास्क के आपको रोड पर घूमना, ये आ बैल मुझे मार के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 9 2 11 हो जाना अर्थात भाग जाना, ठीक है। जैसे ही उपद्रवियों ने पुलिस को देखा, ठीक है, या फिर जैसे ही आपने देखा कि आप बिना मास्क लगाए घूम रहे हो और सामने से पुलिस आ गई, तो आपने तुरंत वहां से आप भाग गए। ये होता है कि 9 2 11 हो जाना, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, तो जैसी परिस्थिति हो वैसा स्वरूप धारण कर लेना चाहिए। जैसे कि एक बात समझिएगा, आप मानिए आप किसी के साथ बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, और आप कहीं बहुत ज्यादा मजाक करते, तो आप वह मजाक किसी कम बोलने वाले व्यक्ति के सामने नहीं कर सकते। आपको वहां पर शांत रहना पड़ेगा। आप मंदिर में जाएंगे तो आपको जाकर के भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। आप डिस्को में जाएंगे तो आपको वहां पर जाकर डांस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा देश वैसा भेष अपनाना चाहिए, ठीक है। ये एक व्यक्ति की जो मतलब व्यक्ति में सबसे अच्छा गुण होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि जैसा देश वैसा भेष, जहां पर आप जा रहे हो वैसे अनुरूप में अपने आप को ढाल ले, यह आदत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मुहावरे यहां पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अगला देखिए, दाल भात में मूसर चंद। दाल भात में मूसर चंद का अर्थ क्या हो गया कि साथ रहने वाली वस्तुओं के बीच में अत्यंत विपरीत गुण धर्म वाली वस्तु की उपस्थिति होना, ठीक है, कि दाल भात में मूसर चंद पाया गया, ठीक है। ये जो मुहावरा है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए एक बात और समझिएगा, ये जो आप मुहावरा यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, अभी आप मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जो मुहावरे को पढ़ रहे हैं, उनका प्रयोग सिर्फ एग्जाम में मत करिए। उनका प्रयोग आप लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में, दैनिक भाषा में प्रयोग करना स्टार्ट करिए, तब आप लोगों को और मजा आएगा। सामने वाले को सुनकर लगेगा कि हाँ यार ये लड़का पढ़ा हुआ है, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसको देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें, इसकी बोलने की जो कला है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो दाल भात में मूसर चंद का मतलब क्या हुआ कि साथ रहने वाली वस्तुओं के बीच में कोई अत्यंत विपरीत प्रवृत्ति की वस्तु वहां पर रह रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दाल भात में मूसर चंद, ठीक है। अगला कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो कोई बहुत अच्छी दुकान है, ठीक है, बहुत फेमस दुकान है, लेकिन उसका जो काम है उसके नाम के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, ठीक है। आप किसी मॉल में गए और मॉल में जो है वहां पर बहुत बड़ी किसी कंपनी ब्रांड का शोरूम है, उस शोरूम में आप गए तो आपको एक वस्तु नहीं पसंद आई, मानिए आपको पसंद भी अगर कोई चीज आई तो उसका दाम था 5,000 रुपये और उसकी जो कीमत है वो आपको लगा यार 500 से कम की, तो 500 से ज़्यादा देने लायक है ही नहीं। तो ये होता है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, ठीक है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। तो किसी भी जगह अनावश्यक अनधिकार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, इसको हम लोग कहते हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इसका अर्थ क्या होता है कि आप किसी को बुलाए नहीं लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती वहां पर आ गया, उसको हम लोग कहते हैं कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा पे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त एक नाटक लिखा गया, कॉमेडी नाटक है दरअसल, कॉमेडी नाटक सॉरी मैं नहीं कहूंगा, उसको प्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है, कि वो कॉमेडी तो है, अपने अंदर वो कॉमेडी को समाहित करता है, लेकिन वो जो समस्या है उस समस्या पर एक बहुत ही बड़ी टिप्पणी करता है, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा का जो कॉन्सेप्ट है कि पूरा समाज भ्रष्ट है, ठीक है, एकदम बेकार व्यवस्था है, जो राजा है वो बहुत ही चौपट राजा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। और ऐसे वाक्यों का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब जैसे मानिए अगर किसी राज्य में किसी सरकार को आपको ऐसे दोष दे रहा है, ठीक है, कि वहां पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, राजा है वो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, समाज में मूल्यहीनता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, तो वहां पर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर अंधेर नगरी चौपट राजा की बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप सभी के लिए एक मैं मतलब यहाँ पर आप लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है। हिंदी साहित्य के लिए हम लोग जो यूपी स्पेशल की कुछ टॉपिक्स है उन पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो सत्यप्रकाश सर ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं हिंदी साहित्य की। मैं क्या करूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा पर मैं एक प्रॉपर क्लास लूंगा, ठीक है, 1 घंटे का मैं मैक्सिमम टाइम डिसाइड कर रहा हूँ, जहां पर मैं इस पूरे नाटक को समझाते हुए, नाटक में क्या क्या चीजें, कौन कौन किरदार हैं, ठीक है, गोवर्धन दास, महंत, राजा, इन सबके किरदार को बताते हुए इसका आप लोगों को पूरा एक समरी दूंगा, और फिर इस पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए उनका एग्जाम्पल लेते हुए इस पूरे टॉपिक को मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्लास मिल जाएगी 2-3 दिन के अंदर में, ठीक है। तो अभी कोशिश जारी है, मिलते हैं अगली क्लास में इसके लिए, ठीक है। अगला देखिए लिखा हुआ है कि आसमान से गिरा
खजूर में अटका। ठीक है, तो कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, कितना भी नीचे गिरे फिर भी ठीक स्थिति में रहता है, ये यहां पर कहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपने मानिए आपने एग्जाम किसी प्रिपरेशन किया, ठीक है, आपका वो एग्जाम नहीं निकला, लेकिन आपका कोई तो एग्जाम निकल जाएगा। आप अपने जीवन में जो उस एग्जाम की प्रिपरेशन से आपने जो सीख ली है वो सीख आपके लिए काम आएगी। वो यहां पर कहना चाह रहा है कि आसमान से गिरा लेकिन खजूर में अटका। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आज हमने 20 मुहावरे यहां पर देखे। हमने 2 सालों का प्रश्न पत्र को देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मुहावरे के अर्थों को समझते रहना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के हम लोग यहां पर काम कर पाएंगे कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। और मैं क्या करूंगा कि मैं अभी 2016 तक, ठीक है, मैंने 2019 और 2020 2 साल के प्रश्न पत्रों के माध्यम से मैंने मुहावरों को आपको बताया। मैं 2018, 17 और 16 इन 3 साल के प्रश्न पत्रों से 10-10 क्वेश्चन और उठाऊंगा, 30 मुहावरों को और आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे वाक्य संशोधन पर। ठीक है, जो वर्तनी सुधार आता है, जो वाक्य में जो त्रुटियां होती है उनको कम करने के लिए आता है। ये 10-10 नंबर का जो 2 क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का, करीब 20 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है टोटल। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस पर स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वर्तनी सुधार ये वाक्य संशोधन बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो मैं वहां पर कुछ रूल्स बताऊंगा कि वाक्य में संशोधन करने के लिए आप लोग क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, कि वहां पर क्रिया लगी है वो क्रिया संज्ञा के अनुरूप है कि नहीं है, संज्ञा जो है वो सर्वनाम के अनुरूप प्रयोग किया, मतलब ऐसा कुछ जो भी रूल्स वहां पर बनते हैं उन रूल्स को मैं बताते हुए इस टॉपिक को कवर कराऊंगा। ठीक है, अगली क्लास हमारी होगी मुहावरे और कहावतों की, उसके बाद हम लोग वाक्य संशोधन पर आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।